हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसा लगा आप लोगों को कैनेडियन लिटरेचर पिछले 2-3 दिनों से? मेरे ख्याल से इतना कैनेडियन लिटरेचर तो आपने कभी पढ़ा नहीं होगा। और जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि आपका नॉलेज का लेवल बहुत अच्छा थर्मामीटर के हिसाब से बढ़ रहा होगा। और आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा कि शायद हम बहुत पीछे रह जाते उन स्टूडेंट से, उन कॉम्पिटिटर से, जो सर से ऑल ओवर इंडिया में पढ़ रहे हैं, जिनके पास हमारा स्टडी मटेरियल है, टेस्ट सीरीज है, क्रैश कोर्स है और लाइव क्लासेस भी हैं। सो with that positive energy, with that positive hope, once again I'll continue with the Canadian literature, and the author is Margaret Lawrence. थोड़ा सा इंटरैक्टिव रहिएगा स्टूडेंट्स, बातचीत करते रहिएगा, स्क्रीन पे पूछते रहिएगा, जिससे कि हमें भी लगता है कि हाँ, स्टूडेंट्स जिम्मेदारी से क्लास को पढ़ रहे हैं। मार्गरेट लॉरेंस को शायद आप मेरे स्टडी मटेरियल से अगर पढ़ के आए होंगे तो थोड़ा बहुत आपको पता भी होगा। थोड़ी सी बहुत एडेड आपको चीजें मिलेंगी आज। सबसे इंपॉर्टेंट तो है कि आप सुन रहे हैं। सुनने में जितना मजा है उतना डायरेक्ट किताबों को पढ़ने में नहीं आता। मार्गरेट लॉरेंस का पूरा नाम कौन बताएगा? 10 तक गिनती गिनता हूं मैं। जो बता लेगा उसके पास सिल्क पहुंचेगी, बड़ी वाली सिल्क पहुंचेगी। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ मार्गरेट लॉरेंस? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2, 2, 1 एंड 0। नहीं बता पाए आप लोग? चलिए इंटरैक्ट करिए मेरे साथ मैसेज बॉक्स पे। क्या आपको नहीं पता था? किसी को नहीं पता कि मार्गरेट लॉरेंस का पूरा नाम क्या है? देखिए, यहीं पे छुपी होती है आपकी एक्सपर्टीज, आपकी कला, आपकी समझ, आपकी नॉलेज, जो आपको दूसरों से अलग करती है। मार्गरेट लॉरेंस सबको पता है, लेकिन सबको नहीं पता है कि पूरा नाम क्या है। और कितनी बार यूजीसी नेट के पेपर्स में जो प्रोफाइल राइटर्स हैं, उनका पूरा नाम पूछा गया है, उनका मिडिल नाम पूछा गया है। आप ऐसे क्वेश्चंस को देख के ताजुब कर जाएंगे, बट दीज क्वेश्चंस आर आस्क्ड, यू नेवर नो। सो इसका पूरा नाम है जीन मार्गरेट लॉरेंस। Jean Margaret Lawrence, she was born in 1926 in Manitoba, a Canadian novelist, short story writer, and yes, one of the major figures of the Canadian literature. बहुत डिटेल्स में हमें जाने की जरूरत नहीं है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हम आपको बताते हैं। उन्होंने ग्रेजुएशन जो किया वो 1947 में किया। 1947 जब हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ था, उस समय उन्होंने ग्रेजुएशन किया था। एंड उसी के बाद शी वॉज हायर्ड एज अ रिपोर्टर फॉर द विनीपेग सिटीजन। विनीपेग सिटीजन, द विनीपेग सिटीजन। She was hired as a reporter for the Winnipeg Citizen for a year or so। ये न्यूज़पेपर है। उसके बाद उन्होंने लिखा बुक रिव्यूज, लेबर इश्यूज पे काफी काम किया, और डेली लगभग रेडियो कॉलम में होस्ट करती थी। क्लियर? जस्ट 1 सेकेंड।
Now we come directly to the works. Vandana, good afternoon. The Stone Angel. Yesterday, most of you students told me that I love this type of teaching. So, हमने कोशिश किया कि मैं उस चीज को चेंज करूं और आपको अच्छा लगे रोज. मे बी यू आर मोर कंफर्टेबल नाउ. सो ये जो स्टोन एंजल है, दिस वाज पब्लिश्ड इन 1964 and is perhaps considered to be the best known works of Margaret Lawrence series of novels which is set in the fictitious town of, who will tell me the name of that fictitious town? ये नेट का क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछ रहा हूं. ऑप्शन आया था, ऑप्शन में टिक करना था कि फिक्टिशियस टाउन का नाम बताइए. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, correct. Baljeet, correct. Good. The name of the fictitious town is Manawaka. Manawaka in Manitoba. ये नेट का क्वेश्चन आ चुका है और कई सेट के एग्जाम में भी आ चुका है. एंड दिस नॉवेल, द स्टोन एंजल, टेल्स द स्टोरी ऑफ हैगर क्यूरी शिपले. किसकी कहानी बताता है? हैगर क्यूरी शिपले. हैगर क्यूरी शिपले. And in the present day narrative, 90-year-old Hagar is struggling against being put in a nursing home where she sees as a symbol of death. And the present day narrative alternates with Hagar's looking back at her life. A Jest of God, again a novel by Margaret Lawrence, which was published in 1966. 1966. And this novel won the Governor General's Award. ठीक है? A Jest for God. Then the next novel which we are going to discuss is The Diviners. And this novel was published in 1974. This is Lawrence's final novel and is considered as one of the classics of Canadian literature, where the protagonist of the novel is Morag Gunn. Morag Gunn, who is a fiercely independent writer who grew up in Manawaka, Manitoba. And Morag has a difficult relationship with her daughter, Pique. The spelling of Pique is Pique. And her lover, Jules Tonnerre. And somewhere struggles to maintain her independence. This novel also won the Governor General's Award for English Language Fiction in 1974. And this book has been repeatedly banned by the school boards and high schools, usually by the complaint from the fundamentalist Christian groups, labeling the book as obscene and blasphemous. इस वजह से इसको स्कूल बोर्ड्स में या हाई स्कूल्स में रिपीटेडली बैन किया गया है हमेशा. तो मैंने आपको बताया द स्टोन एंजल, अ जेस्ट ऑफ गॉड, द डिवाइनर्स.
इसमें एक नाम और है जो केवल आप नोट कर सकते हैं जानने के लिए, वो है द फायर ड्वेलर्स। द फायर ड्वेलर्स। चूंकि ये बड़ा नाम है तो इनकी शॉर्ट स्टोरीज भी पूछी जाती हैं, तो आप इनकी शॉर्ट स्टोरीज का भी नाम लिख लें, जिसमें एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरी है अ बर्ड इन द हाउस। अ बर्ड इन द हाउस। और एक शॉर्ट स्टोरी और है, उसका नाम है हॉर्सेस ऑफ द नाइट। हॉर्सेस ऑफ द नाइट। ये चीजें अपने आप डायरी में, अपने कॉपी में लिख लें, क्योंकि शायद ये हमारे स्टडी मटेरियल में ना हो। एक कलेक्शन ऑफ एसेज है मार्गरेट लॉरेंस का, एसेज। उसका नाम है हार्ट ऑफ अ स्ट्रेंजर। HEART। हार्ट ऑफ अ स्ट्रेंजर। दिस इज अ कलेक्शन ऑफ एसेज ऑफ 1976। अब इतना जानने के बाद you can study from the Canadian literature study material and go and add on these things to your book, my book, and cover up a lot of things from there. So that will make you a lot of commanding situation per author according to the need. Okay, fine. MG Vasanji. MG Vasanji. He was born in 1950 in Kenya. पैदा हुए केनिया में, raised in Tanzania, who is a novelist, editor, and who writes under the name MG Vasanji. अगर कोई आपसे पूछे कि M का क्या मतलब हुआ, what is the full form of M? Moise. A citizen of Canada, attended the Massachusetts Institute of Technology and the University of Pennsylvania, जहां पे इन्होंने न्यूक्लियर फिजिक्स पे स्पेशलाइजेशन किया, before moving to Canada as a postdoctoral fellow in 1978, and he became a research associate at the University of Toronto. He has published around 6 novels, 2 collections of short stories, a memoir of his travels in India, and a biography of Mordecai Richler. किसकी बायोग्राफी लिखी इन्होंने? Mordecai Richler. इनका जो वर्क है has been appearing in many countries in several languages, and he has been nominated even for the Giller Prize, Giller, for the best prize for the best work of fiction in Canada 3 times, and in those 3 times he has won twice. His work has also been shortlisted for the Rogers Prize, the Governor General's Prize in Canada, etc., etc., etc. And as far as his works are concerned, I'll tell you, the Book of Secrets, the Book of Secrets by MG Vasanji, which was published in 1994, and this book was a winner of
the very first Giller Prize for Canada fiction. And he became the award's first ever repeat winner in 2003 for his novel In Between, The In Between World of Vikram Lal. नॉवेल का पूरा नाम है, जिसके लिए अगेन इनको गिलर प्राइज मिला, उसका नाम है द इन बिटवीन वर्ल्ड ऑफ विक्रम लॉल, VIKRAMLALL. ठीक है, इससे ज्यादा की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी. देन द अदर इंपॉर्टेंट नॉवेल इज द असैसिन्स सॉन्ग. The Assassin's Song. This was published in 2007, where the story is about a young Indian boy, Karsan Dargawala, Karsan, Karsan Dargawala, whose dream is to escape his family religious legacy and wants to be ordinary, like to going to school, playing cricket, talking to girls, and making his own choices. And he tries to escape by traveling to the United States for college at Harvard and eventually settling in Canada. This was also shortlisted for the Giller Prize, the Governor General's Prize. So, बहुत अच्छी नॉवेल थी इनकी ये. एक और नॉवेल का नाम बता रहा हूं, नो न्यू लैंड. नो न्यू लैंड 1991 की नॉवेल है, जिसमें कि पूरा एक्शन जो नॉवेल का है वो लगभग ज्यादातर सेट है टोरंटो में. और इसकी जो टाइटल है, दिस टाइटल इज डेरिवेटेड फ्रॉम लॉरेंस डरल्स नॉवेल. लॉरेंस डरल की एक नॉवेल है जिसका नाम है द एलेक्जेंड्रिया क्वार्टेट. द एलेक्जेंड्रिया क्वार्टेट, उससे ये ली गई है, उससे टाइटल यहां से ली गई है. तो ये भी ध्यान रखने की बात है. इनकी नॉवेल में एक नाम और है, द गनी सैक, GUNNYSACK, द गनी सैक. बाकी मैंने मेन आपको बता ही दिया. और इसके बाद जो हम आपको ऑथर पढ़ाने जा रहे हैं उसका नाम आपने पढ़ा भी होगा. प्रीवियस वर्क किसकी बात कर रही हैं आप बलजीत? प्रीवियस मीन्स की नो न्यू लैंड और या ये लिखा हुआ है द असैसिन सॉन्ग. उसके बाद मैंने बताया आपको नो न्यू लैंड, द टाइटल which has been taken from Lawrence Durrell's novel The Alexandria Quartet. The Gunny Sack, GUNNYSACK. This is also one of the novels by him. या आपने पढ़ा होगा ओंदात जी, ONDAON. इनका
वो जो नाम आप पूछ रही हैं उसका नाम है द इन बिटवीन वर्ल्ड ऑफ विक्रम लॉल। द इन बिटवीन वर्ल्ड ऑफ विक्रम लॉल, LALL। ठीक है। सो हु विल टेल मी द फुल नेम ऑफ माइकल ओदांजी। यहां पे इसके पहले एक और नाम लगा है इनका। इज देयर एनीबॉडी हु कैन टेल मी द फुल नेम ऑफ माइकल ओदांजी? पूरा नाम है फिलिप माइकल ओदांजी। फिलिप, PHILIP। He was born in Colombo and is a Sri Lankan born Canadian novelist and poet who won the Booker Prize for his novel The English Patient। इसका नाम सुना होगा क्योंकि ये नेट में कई बार आ चुका है। Who has written The English Patient? Michael Odanji। And he won the Booker Prize for this novel, The English Patient, which was adapted into an Academy Award winning film। When he reallocated himself to Canada in 1962, he became a Canadian citizen। And after studying for some time in Quebec, he moved to Toronto, where he received his graduation degree from the University of Toronto and his MA English degree from Ontario। ये सब तो खैर कॉमन चीजें हैं, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है वो हम बता रहे हैं आपको। कमिंग थ्रू स्लॉटर, कमिंग थ्रू स्लॉटर, ये इसका वर्क आप नोट करें। Coming Through Slaughter is a novel by Michael Odanji, published in 1976. And this novel is a fictionalized version of the life of the New Orleans jazz pioneer Buddy Bolden। This novel is a fictionalized version of the life of the New Orleans jazz, JAZZ, the life of the New Orleans jazz pioneer Buddy Bolden। Buddy Bolden ये नाम पूछा गया है, BUDDYBOLDEN। ये कैरेक्टर कहां से है? कमिंग थ्रू स्लॉटर बाय माइकल ओदांजी। ठीक है, तो इतना डीप रूटेड ये एग्जाम है, बहुत किताबों से बेस लेवल पे पढ़ करके, इसीलिए बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। और आई स्टिल feel and somewhere think that even today, जहां की नॉलेज लेवल लोगों को बहुत है, बहुत फील्ड्स हैं समझने के लिए, जानने के लिए प्लेटफॉर्म्स हैं, इन स्पाइट ऑफ दैट 99.5% students are purchasing the market guidebooks of 300 rupees, 400 rupees, and they are thinking that they will qualify NET one day। So ये थोड़ा सा पढ़े लिखे बच्चों को समझ में नहीं आता मुझे कि ऐसा वो क्यों करते हैं। In the skin of a lion, in the skin of a lion, published in 1987, and this novel fictionalizes the lives of the immigrants
whose contributions to building Toronto in the early 1900s never became a part of the city's official history. In the Skin of a Lion is thus an expose of the migrant condition, a novel about the wearing and the removal of masks, the shedding of skin, the transformations and translations of identity. A novel nominated for the Governor General's Award for English Language Fiction in 1987. And the structure of the novel may be described as postmodern, wherein Odanji uses many voices, many images, and reorganizes time to tell their stories. And thematically, this book may be characterized as post-colonial, with its focus on immigrants and their native cultures and languages. अब नेक्स्ट हम बात करते हैं उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क की, जिसका नाम पहले हमने बताया था, द इंग्लिश पेशेंट. द इंग्लिश पेशेंट, which is a 1992 novel by Michael Odanji, and the story deals with gradually revealing the history of a critically burned English accented Hungarian man, his Canadian nurse, a Canadian Italian thief, and an Indian sapper in the British Army as they live out the end of World War II in the Italian villa. And the novel was adapted into an award-winning film of the same name, The English Patient, in 1996. ठीक है? So एक नाम और आपको हम बताते हैं, शायद उसका नाम आपने कभी ना सुना हो. उसका नाम है डेविस एडेरो. डेविस एडेरो. डेविस एडेरो 2007 की पब्लिकेशन है ये. एंड द नॉवल सेंटर्स ऑन अ सिंगल फादर एंड हिज चिल्ड्रन, Anna, his natural daughter, Claire, who was adopted as a baby when Anna was born, and Cooper, who was taken into stay and work on the farm at the age of 4 when orphaned. And the family lives on a farm in Northern California, where Anna and Claire are treated almost as twins, while Cooper is treated more as a hired hand. After Anna begins a sexual relationship with Coop, an incident of violence tears the family apart. And the book then details each of the characters' separate journeys through life post-incident and how they are interconnected. And later in her life, Anna moves to France to live in a farmhouse once owned by the French poet Lucien Segura, whom she is researching. And meanwhile, Claire works for a law firm in San Francisco while visiting her father on the weekends, and Coop becomes a professional gambler, working his way up and down the west coast of the United States. And the second part of the story explores the story of the French poet, which has a number of close parallels to the first part of the story. So, बड़ी ग्रिपिंग स्टोरी है इसकी, अगर कोई कभी डिटेल में शौक से पढ़े तो. द कैट्स टेबल. इस नॉवेल में, जो कि 2011 में पब्लिश हुई है, इसके जो सेंट्रल कैरेक्टर हैं और नरेटर है, उनका नाम है माइकल. The narrator and the central character named Michael, an unaccompanied 11-year-old boy. He boards an ocean liner जिसका नाम है Oronsay, ORONSAY,
in Colombo, routed to England via the Suez Canal and the Mediterranean. And for meals on board, Michael is sat at the cat's table. Clear? And the book follows the adventures of Michael and the three boys, not three, maybe less or more. I don't remember the how many boys, but there, these boys, while they are aboard the liner known as Oronsay, and Michael's later perspective as an older man looking back on this boyhood voyage, कि हम क्या करते थे और कैसे थे और क्या नहीं था. So ऑलमोस्ट सभी हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स को आपके साथ डिस्कस कर दिया है. कमिंग थ्रू स्लॉटर, इन द स्किन ऑफ अ लायन, द इंग्लिश पेशेंट, डिविस अडेरो, द कैट्स टेबल, एक्सेट्रा. तो इसका बहुत अच्छे से आप नोट्स बना सकते हैं और उसको आप अपने स्टडी मटेरियल में इनकॉर्पोरेट भी कर सकते हैं. जस्ट आई विल टेक 1 minute ब्रेक. Any questions, students? Any questions? नो क्वेश्चन स्टूडेंट्स. आपको सब समझ में आ गया? The next author, yesterday also I had told you, Paul Quarrington. No, you don't have to read these works in detail. आपको मैंने जितना बता दिया है उतना more than enough है. अब आप इसको कितना अपने माइंड में अपने सेटल कर पाते हैं, कितना सब कॉन्शियस से कॉन्शियस में ला पाते हैं, जब उसकी जरूरत महसूस होगी आपको. फिर याद रखिएगा मैंने क्या कहा कि जो नॉलेज आपको हम दे रहे हैं दैट विल एक्चुअली मेक यू डायरेक्ट क्वेश्चंस उसमें से ना आए, दैट इज नेचुरल. बट जब फिल्टरेट करते हैं आप 4 ऑप्शंस में, तो ये नॉलेज आपको बहुत ज्यादा काम करती है. एग्जैक्ट आंसर आने से नेट नहीं होता है.
आपको फिल्टरेट करना होता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये यहां पढ़ा था मैंने, इसका तो नाम ही नहीं सुना मैंने कभी। तो ये दो ऑप्शन तो चले गए, अब दो बचे। अच्छा, ये बताया था, ये पढ़ा था, ये ऐसे था, तो ये नहीं हो सकता। नाउ दिस इज द दिस। जब आपको पता ही नहीं होगा किसी के बारे में कुछ भी, तो आप ऑप्शंस हटाएंगे कैसे? So the more knowledge you have, the more options you can drain out. This is how this exam is qualified. Every examination, every student cannot know everything. कभी तो ये सोचेगा भी नहीं इस एग्जाम के बारे में। बाकी टेक्सचुअल क्वेश्चंस पे तो किसी का बस है नहीं। देखिए, तो टेक्सचुअल क्वेश्चंस पे तो हम भी हारे हैं और आप भी हारे हैं और सब हारे हैं, क्योंकि उसमें तो पता ही नहीं कि कब कौन क्या पूछेगा। देयर आर thousands and lakhs of books because there is no syllabus as such. So coming to Paul Lewis, Paul Corrington का पूरा नाम है Paul Lewis Corrington, who was born in Toronto, a Canadian novelist, dramatist also, screenwriter also, musician, filmmaker, and even educator. He wrote his early novels while working, and one of his novels known as Whale Music, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, WHALE, Whale Music, and this novel was called the greatest rock and roll novel ever written. और ये किसने कहा था? The greatest rock and roll novel ever written by the Penthouse magazine. इनकी नॉन फिक्शन बुक्स भी, पॉल लुइस कॉरिंगटन की, इनका जो जर्नलिज्म है वो भी बहुत हाईली रिगार्डेड किया गया, और लगभग इन्होंने 20 गोल्ड अवार्ड जीते हैं फॉर हिज मैगजीन आर्टिकल्स अलोन। सो ये इनका जो लेवल है, वो नाम शायद आपने नहीं सुना होगा, बट ही इज एक्चुअली a learned man, a great man in the canvas of English literature. So we come to the works of Paul Lewis Carrington, King Lear. द बुक का जो कास्ट है कंसिस्ट ऑफ वेरियस हॉकी प्लेयर्स। कोई भी आपसे पूछे कि कौन सा ऐसा नॉवेल है, कौन से कैनेडियन ऑथर है जिसकी बुक में आपको हॉकी प्लेयर्स मिलते हैं, आप इस क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे? नहीं दे पाओगे जब तक पता नहीं होगा और जब तक आपने सुना नहीं होगा। सपोज करिए मैं आपको ये बताते ही नहीं, केवल ये लिख देता किंग लेयरी, काम खत्म। So the more you are getting the knowledge, the more you are nourished to come out with the options. So ये जो book है ना, इसमें जो cast है that consists of the various hockey players, and the novel explores his emotional life of the human beings. It is a novel which was published in 1989, and the novel's central character is Desmond Howl, Desmondhoul, who is a reclusive former rock star who has lived in virtual seclusion from the world since the death of his brother Danny in a car accident. Instead of engaging with the world all over, the protagonist Howl spends all his time composing instrumental symphonies for the whales that congregate near his dilapidated seaside mansion. And Howl's
Life is turned upside down, however, when he finds a mysterious woman named Claire asleep in his living room one morning. And the novel won the 1989 Governor General's Award, which was also adapted into a film in 1994. वेल म्यूजिक के अलावा इनकी कुछ नॉवेल्स का नाम और है जो आप चाहें तो लिख सकते हैं, दो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेट. एक नाम है सिविलाइजेशन, एक और नाम है द रेवाइन, RAVINE, और एक है होम गेम, HOMEGAME, होम गेम, वेल म्यूजिक, किंग लेरी, द रेवाइन. सो इतना हम समझते हैं काफी है, क्योंकि ऑथर इंपॉर्टेंट है. ठीक है. इन्होंने एक ड्रामा भी लिखा था, उसका नाम है, ड्रामा का नाम है द इन्वेंशन ऑफ पोइट्री, द इन्वेंशन ऑफ पोइट्री, और एक ड्रामा का नाम है हार्ट इन अ बॉटल, एक बोतल में हृदय, हार्ट इन अ बॉटल. एक और ऑथर आपको करा देते हैं लास्ट, उसका नाम है रॉबर्टसन डेवीज. ये नाम आपने सुना होगा, कई बार क्वेश्चन ऑप्शन में आता है इस पे. हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड और रेड दिस नेम, रॉबर्टसन डेवीज? किसी ने कभी पढ़ा है, सुना है? हैव यू एवर हर्ड द नेम ऑफ रॉबर्टसन डेवीज? यस नो लिख के भेज दीजिए, मैं समझ में आ जाएगा. जस्ट यस और नो. और किसी ने सुना हो, पढ़ा हो तो हमें बताएं, या सुना हो केवल कि हाँ रॉबर्टसन डेवीज कोई एक बड़ा ऑथर है कैनेडियन उसमें. Most of you have heard the name. Okay, so most of you have heard the name, but you did not know that he is a Canadian novelist. He was born in 1913 in Ontario. He's a novelist, he's a dramatist, he's a critic, he's a journalist, he's a professor, and he is one of those Canada's best known and most popular authors, and one of the most distinguished men of letters. And he बहुत चीजें हैं इसके बारे में बताने को, बट दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यूजीसी नेट. इसीलिए मैं फिल्टरेट कर रहा हूं कि क्या आपको बताऊं क्या ना बताऊं, बिकॉज every author has so many details about his life, but you will not be able to remember all those things which is needed, that I tell you, which is not needed is not needed. So हम आपको मेन चीजें केवल इसके बारे में बताते हैं
कि इसने एक थीसिस पब्लिश किया था, थीसिस, जिसका नाम था शेक्सपियर्स बॉय एक्टर्स, शेक्सपियर्स बॉय एक्टर्स, and he also embarked on an acting career outside London. एक इंपॉर्टेंट वर्क है इसका जिसका नाम है टेम्पेस्ट टॉस्ट। टेम्पेस्ट टॉस्ट। और एक ट्रायलॉजी का नाम मैं आपको बताता हूं। ट्रायलॉजी मतलब 3 होता है। द सैल्टरटॉन, द सैल्टरटॉन, द सैल्टरटॉन, द सैल्टरटॉन ट्रायलॉजी। ये रॉबर्टसन डेविस की ट्रायलॉजी कहलाती है, सैल्टरटॉन ट्रायलॉजी। कभी कोई पूछे कि हु हैज रिटन द सैल्टरटॉन ट्रायलॉजी, तो आप रॉबर्टसन डेविस पे टिक करेंगे। टेम्पेस्ट टॉस्ट, टेम्पेस्ट टॉस्ट जो है वो इस ट्रायलॉजी की पहली नॉवेल है। तो 3 होगी ना, तो पहली है टेम्पेस्ट टॉस्ट, दूसरी है लेवन ऑफ मैलिस, दूसरी है, और तीसरी है अ मिक्सचर ऑफ फ्रेलिटीज। अ मिक्सचर ऑफ फ्रेलिटीज। तो पहली हो गई टेम्पेस्ट टॉस्ट, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, ये 3 हो गई ट्रायलॉजी। एंड दिस ट्रायलॉजी रिवॉल्व्स around the residents of the imaginary town of Salterton. This is the imaginary town of Salterton, Ontario. ठीक है। Fifth Business by Robertson Davies. एंड अगेन एक ट्रायलॉजी है जिसका नाम है, ये पूछ चुके हैं नेट में, डेप्थ फोर्ट ट्रायलॉजी। डेप्थ फोर्ट ट्रायलॉजी। सो जो फिफ्थ बिजनेस है, दिस इज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ द डेप्थ फोर्ट ट्रायलॉजी एंड is a story of the life of the narrator Dunstan Ramsay. Dunstan Ramsay का नाम नेट में पूछा जा चुका है। सोच सकते हैं आप कितना डीप रूटेड आप पढ़ रहे हैं इस समय। It is the first installment of the Deptford trilogy and is the story of the life of the narrator Dunstan Ramsay. It is Robertson Davies' best known novel and has also been called the finest. The finest. Clear? एक और नॉवेल है जिसका नाम है द रिबेल एंजल्स। द रिबेल एंजल्स which was published in 1981. फिर देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, रॉबर्टसन डेविस की एक
कनेक्टेड नॉवेल्स की सीरीज है जिसका नाम है कॉर्निश ट्रायलॉजी। कॉर्निश ट्रायलॉजी। तो ये जो रिबेल्स, द रिबेल एंजल्स है, ये इट इज द फर्स्ट ऑफ द थ्री ऑफ कनेक्टेड नॉवेल्स ऑफ द कॉर्निश ट्रायलॉजी। मतलब कॉर्निश ट्रायलॉजी का ये पहला पार्ट है, रिबेल एंजल्स। इसके बाद इसमें दूसरा पार्ट जो है उसका नाम है व्हाट्स ब्रेड इन द बोन। ब्रेड की स्पेलिंग होगी BRED, व्हाट्स ब्रेड इन द बोन। और तीसरी है द लायर ऑफ ऑर्फियस, LYRE, द लायर ऑफ ऑर्फियस, ORPHEUS। सो ये है कॉर्निश ट्रायलॉजी। हम आपको फिर से एक बार फाइनली ट्रायलॉजी के बारे में बता रहे हैं। पहला मैंने आपको बताया द सैल्टरटॉन ट्रायलॉजी, जिसमें पहला था टेम्पेस्ट टॉस्ट, लेवन ऑफ मैलिस, अ मिक्सचर ऑफ फ्रेलिटीज। बोलिए यस। दूसरा द डेप्थ फॉर ट्रायलॉजी, जिसकी 3 नॉवेल्स हुई। पहली हुई फिफ्थ बिजनेस, दूसरी का नाम लिखिए द मैंटिकोर, MANTICORE, द मैंटिकोर। और तीसरी है वर्ल्ड ऑफ वंडर्स। ये दूसरी ट्रायलॉजी है जिसका नाम है द डेप्थ फॉर ट्रायलॉजी। और तीसरी मैंने अभी बताया कॉर्निश ट्रायलॉजी। पहले का नाम है द रिबेल एंजल्स, दूसरे का नाम है व्हाट्स ब्रेड इन द बोन, और तीसरे का नाम है द लायर ऑफ ऑर्फियस। फिनिश। सो दिस वाज ऑल अबाउट रॉबर्टसन डेविस, एंड आई होप कि शायद आपको जो नॉलेज लेवल आज मिला है वो शायद मेरे समझ से कोई इस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाएगा खुद से, चाहे जितना भी पढ़ ले। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस। ओके स्टूडेंट्स, सो बस याद रखिएगा, अब हम लोग की मुलाकात होगी ट्यूसडे को, क्योंकि मंडे को आपको बताया था हमारे यहाँ हॉलीडे है, क्योंकि स्टाफ कुछ रीजन से टेक्निकल स्टाफ पूरा बंद रहेगा। सो वी विल मीट यू ऑन ट्यूसडे, एंड टिल देन you have good amount of time to brush up, to cover up, and to command your subject with whatever I am teaching and whatever you may do with my entire syllabus. Okay students, thank you.